बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पिरेंट्स। आज हम अपना एंटी नारकोटिक्स एडी की जो कोर्स स्टार्ट किया था उसका एक नया टॉपिक जिसको कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंस एक्ट 1997 कहते हैं, उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आप कंप्लीट इस कोर्स के लेक्चर्स को एक्सेस कर सकते हैं, हमारी एकेडमी को ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं, एड्रेस गिवन है। तो आज का लेक्चर नंबर 1 जो है कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंस एक्ट पे, इस पे हमने इसके इंट्रोडक्शन पे बात करनी है। और चूंकि इसका नाम कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंस एक्ट 1997 एक लंबा नाम है, तो अब जब भी हम इसको मेंशन करना चाहेंगे तो हम इसको CNS एक्ट कहेंगे, CNS एक्ट। तो आप समझ जाएंगे कि कंट्रोल ऑफ नारकोटिक्स सब्सटेंस एक्ट 1997 की बात हो रही है। जब भी हम इसको मेंशन करना चाहें तो CNS एक्ट के नाम से कहेंगे। दूसरे नंबर पे ये 1997 में यानी कि 1997 में कौमी असम्बली में जो एक्ट पास हुए, ये 25वां एक्ट था जो कि कौमी असम्बली में पास हुआ। और उस वक्त डेट थी 11 जुलाई 1997 जब ये रेजोल्यूशन पास की गई। इसका मकसद क्या है? एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉज रिलेटिंग टू नारकोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस। इसका मतलब ये है कि ये एक्ट इसलिए बनाया गया कि जितने भी गवर्नमेंट के टाइम टू टाइम अहकामात थे उनको यकजा किया जाए, ताकि जो कंट्रोल करने का प्रोसीजर है या जो मुख्तलिफ आर्डर्स हैं या जो मुख्तलिफ जगह जगह पे चीज़ें दी गई हैं उनको एक किताबचे की शक्ल में या एक कानून की शक्ल में मुरतब किया जा सके। तो ये एक्ट इसलिए पास किया गया कि जो गवर्नमेंट ने इससे पहले टाइम टू टाइम लेटर दिए थे और पब्लिक को बताया था कि फ़लाँ काम जायज़ नहीं या अथोराइज्ड नहीं है नारकोटिक्स के रिलेटेड या नारकोटिक्स के सब्सटेंस के रिलेटेड, तो उन सारे जो लेटर्स थे, कवानीन थे या बाकी जो एडिशनल चीज़ें थी जो पहले कवर नहीं की गई थी, उनको लागू करना एक कानून की शक्ल में, ये था इस मकसद जो कि एक्ट लाया गया, CNS एक्ट 1997। तो कुछ मीनिंग है यहाँ पे जो आपको पता होना चाहिए। साइकोट्रोपिक का मतलब है नफसियाती तौर पर, और सब्सटेंस का मतलब है क्वांटिटी, मादे की, यानी कि मिकदार जो होती है किसी भी चीज़ की। तो ये सब्सटेंस यानी कि जो नारकोटिक्स ड्रग्स हैं ये मुख्तलिफ सब्सटेंस में हो सकती हैं, तो उनकी मिकदार को भी कंट्रोल करना। वेयर इज़ इट इज़ एक्सपीडियंट। एक्सपीडियंट का यहाँ पे मतलब है जहाँ पे जल्दी हो, ज़रूरी हो। टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉज रिलेटिंग टू नारकोटिक्स ड्रग्स, यानी कि नशा आवर अद्वियात। नारकोटिक्स ड्रग्स का मतलब क्या है कि नशा आवर अद्वियात। तो नशा आवर अद्वियात के मुतालिक ये कानून लाने का मकसद था। इसके अलावा साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस यानी कि नफ्सियात को जो मुतासिर करती हैं वो चीज़ें। एंड कंट्रोल द प्रोडक्शन, यानी कि जो प्रोडक्शन होती है, इसको उगाया जाए, इसको प्रोड्यूस किया जाए, इसको मॉडिफाई किया जाए, ये होता है प्रोडक्शन। और प्रोसेसिंग कि इसको किसी और चीज़ में शामिल किया जाए, मेडिसन में या किसी तरीके से। एंड ट्रैफिकिंग, ट्रैफिकिंग का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, वो भी इलीगल तरीके से, यानी कि स्मगलिंग ऑफ सच ड्रग्स एंड सब्सटेंसेस। तो ये ज़रूरी है कि सारे के सारे लॉज को अमेंड किया जाए, कंसोलिडेट किया जाए, जो कि नशा आवर अद्वियात के मुतालिक है या जो नफसियाती तौर पर चीज़ें मुतासर करती हैं, उनको कौन प्रोड्यूस कर सकता है, कितना प्रोड्यूस कर सकता है या नहीं कर सकता। अगर कर सकता है तो उसकी फर्दर प्रोसेसिंग क्या होगी और उसकी अथोराइजेशन और उसकी लिमिट क्या होगी। इसके अलावा जो ट्रैफिकिंग है एक जगह से दूसरी जगह स्मगल करना, वो इलीगल होगा या उसको किस तरीके से टैकल किया जाएगा। ये सारे के सारे उमूर इसी एक्ट के ज़रिए कवर करना मकसूद था। एंड वेयर इज़ इट इज़ एक्सपीडियंट टू रेगुलेट द ट्रीटमेंट, यानी कि ये भी ज़रूरी है कि उसकी ट्रीटमेंट को रेगुलेट किया जाए। एंड रिहैबिलिटेशन, यानी कि उसको बहाल किया जाए, ऑफ नारकोटिक्स एडिक्ट्स, जो नशा आवर
अद्वियात या चीज़ें इस्तेमाल करते हैं और उनको उसकी चीज़ की आदत हो चुकी है और उनकी आदत छुड़ाने के लिए, उनको नॉर्मल हालत में लाने के लिए, यानी कि रिहेबिलिटेट करने के लिए क्या प्रोसीजर होगा। एंड फॉर मैटर्स कनेक्टेड देयर विद एंड इंसिडेंटल देयर टू, और इससे जुड़े हुए जितने भी मामलात हैं, यानी कि एंटी नारकोटिक्स अद्वियात जो है, नशावर अद्वियात, उनका इस्तेमाल, उनकी प्रोडक्शन, उनकी प्रोसेसिंग, उनकी ट्रांसपोर्टेशन और उनसे पैदा होने वाले मसाइल को हल करने के लिए ये कानून लाया जा रहा है। इट इज़ हेयर बाई एनएक्टेड एज फॉलोज। तो इसकी तरतीब क्या होगी? सबसे पहले हम चैप्टर 1 पढ़ेंगे, जो कि बुनियादी तौर पर होता है। कोई भी कानून कहीं पे भी पास होता है तो उसका चैप्टर 1 जो होता है वो उसके मुतालिक बेसिक इन्फॉर्मेशन देता है। तो इसमें हमने चैप्टर 1 में बेसिक इन्फॉर्मेशन कवर करनी है। तो सेक्शन 1 जो है वो डील करता है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। इनका मतलब क्या है कि इसका कानून का नाम क्या होगा, नंबर 1, और लागू कहाँ पे होगा, और ये इसके लागू होने की तारीख क्या होगी। तो ये 3 चीज़ें सेक्शन 1 में है। सब सेक्शन 1, दिस एक्ट मे बी कॉल्ड द कंट्रोल ऑफ नारकोटिक्स सब्सटेंस एक्ट 1997। तो इस कानून को कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंस एक्ट 1997 का नाम दिया गया है। इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ पाकिस्तान। तो ये सिर्फ किसी एक सूबे या फेडरेशन के लिए नहीं, बल्कि पूरे पाकिस्तान और पाकिस्तान के जितने इलाके हैं वहाँ पे ये लागू होगा। इट शैल कम इनटू फोर्स एट वंस। तो जो ही ये पास हुआ तो ये लागू हो जाएगा बगैर किसी डिले के। तो ये 3 चीज़ें थी सेक्शन 1 में। सेक्शन 1 में आपने ये याद रखना है कि इसके शायद टाइटल है और ये लागू कहाँ तक होता है और इसकी इम्प्लीमेंटेशन की डेट कब से शुरू होगी, यानी कि एट वंस। सेक्शन 2 हमेशा और अक्सर औकात डेफिनेशंस के मुतालिक होता है। जो भी किसी कानून में कोई चीज़ें या जो वर्ड्स यूज़ होते हैं उनसे क्या मतलब लिया जाएगा वो डिफ़ाइंड होते हैं। अगर कोई डिफ़ाइंड नहीं है तो किसी और लॉ में जैसे उसका मतलब होगा वही लिया जाएगा। इन दिस एक्ट अनलेस देयर इज़ एनीथिंग रिपग्नेंट इन दी सब्जेक्ट और कंटेक्स्ट। तो इस पूरे एक्ट में जो हम ये लफ्ज़ पढ़ने जा रहे हैं उनका यही मतलब लिया जाएगा जो हम अभी डिफ़ाइन करेंगे। अगर नहीं है या वो ख़त्म कर दिया जाए तो उसके लिए नोटिफिकेशन होगा कि इसकी मीनिंग चेंज हो चुके हैं। तो सबसे पहली डेफिनेशन, एडिक्ट। एडिक्ट का मतलब होता है आदी हो जाना। तो जो आपको कभी आपने अपने माशरे में देखा है तो कई सारे नशावर अद्वियात चीज़ें इस्तेमाल करने वाले एडिक्ट होते हैं। उनको आदत हो चुकी है सिगरेट की, उसमें के अंदर अफीम चर्च या जो भी चीज़ें होती हैं। तो जो बार बार उस चीज़ का इस्तेमाल करे और नॉर्मल रहने के लिए या अपनी डे टू डे रूटीन लाइफ की चलाने के लिए उसका इस्तेमाल बाकायदा तौर पे करे तो उसको एडिक्ट कहते हैं। मीन्स अ पर्सन फिजिकली और मेंटली डिपेंडेंट ऑन एनी नारकोटिक्स ड्रग और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस और ए पर्सन हु हैबिचुअली यूजेस नारकोटिक्स ड्रग्स और साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस। तो जो बंदा बाकायदा तौर पर रोज़ाना अपनी रूटीन की लाइफ को चलाने के लिए जो साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस हैं या नारकोटिक्स ड्रग्स हैं इनको बाकायदा तौर पर लेता है और इन पे ही डिपेंड करता है तो उसको एडिक्ट कहते हैं। दूसरे नंबर पे जो डेफिनेशन है वो है एसेट्स, यानी कि जो सरमाया होता है या जो आपकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो आपकी मलकियत होती हैं, उनको हम एसेट्स कहते हैं। बिजनेस का वर्ड है। तो इसका मतलब क्या है? एनी प्रॉपर्टी ओन्ड, एक तो उसके पास होनी चाहिए, वो रखता हो, और कंट्रोल भी उसका हो। ये नहीं है कि ओन तो वो करता है लेकिन कंट्रोल किसी और के पास हो, तो कंट्रोल भी उसके ही में होना चाहिए, यानी इस्तेमाल भी उसी के में हो। और बिलोंगिंग टू, या फिर उसी से बिलोंग करती हैं वो चीज़ें, किसके साथ? टू एन एक्यूज्ड। एक्यूज कौन है? मुलजिम है। तो मुलजिम कौन है? जो कि
ANF एक्ट और इसके अलावा CNS एक्ट के मुताबिक चीज़ों को प्रॉपर तरीके से हैंडल नहीं करता और जो कानून ने इजाज़त दी है उससे वायलेट करता है, तो वो मुजरिम बन जाता है, मुलजिम बन जाता है। शुरू में जब उसकी इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन होती है तो अगर वो चीज़ें साबित हो जाए तो वो मुजरिम बन जाता है। तो वो जो मुलजिम है उसके साथ जो चीज़ें ऑन यानी जो उसकी मलकियत में है वो कंट्रोल कर रहा है, उसी से उनका वास्ता है, वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। वो डायरेक्ट भी हो सकती हैं या इनडायरेक्ट भी हो सकती हैं। यानी कि डायरेक्ट तो वो होंगी जो उसी के कंट्रोल में हो, इनडायरेक्ट वो हो जाएगा जो उसके डिपेंडेंट यानी कि और इन दी नेम ऑफ हिज स्पाउस यानी कि उसकी बीवी के नाम पे अगर है, और रिलेटिव्स या फिर रिश्तेदारों के नाम पे है जो उस पर डिपेंड करते हैं, और एसोसिएट्स। तो एसोसिएट जो है इसका मतलब होता है दोस्त साथी या बिजनेस में पार्टनर। तो इसकी डेफिनेशन अगले लेसन में हम पढ़ेंगे, इसकी कई सारी डिटेल्ड डिफाइन है, तो उसमें हम एसोसिएट की डेफिनेशन ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन अब तक आप यही याद रखें कि जो उसके एक्यूज़्ड के पास है या उसकी शरीके हयात के पास है या उसके रिश्तेदारों के पास है या उसके साथियों के पास है, वेदर विद इन और विदाउट पाकिस्तान फॉर विच दे कैन नॉट रीजनेबली अकाउंट। और ये जो एसेट्स हैं ये पाकिस्तान में भी हो सकते हैं और पाकिस्तान से बाहर भी हो सकते हैं, और वो एसेट्स जिनको वो अकाउंट वार ना कर सके यानी कि उनकी वो अपनी जस्टिफाइड सोर्स ना बता सके कि ये कहाँ से उसके पास आए। तो ये थी सेकंड हमारी डेफिनेशन, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में अगली डेफिनेशंस को हम स्टार्ट करेंगे। काफ़ी इसकी ज़्यादा डेफिनेशंस हैं तो उनको समझना ज़रूरी है जब हम इसको डिटेल में जाएंगे फर्दर प्रोसेस में। तो डेफिनेशंस को आप बार बार रिपीट भी करें और साथ में उनके सही मीनिंग को अंडरस्टैंड भी करें। तो वीडियो ख़त्म करते हैं आज की, और अगर आपको ये लगता है कि आपके लिए ये यूज़फुल रही है तो आप इसको लाइक भी करें, और अगर आप इसमें चाहते हैं कि कुछ और चीज़ें एडिशन हो जो आपको समझने में प्रॉब्लम हो तो आप अपने फीडबैक कमेंट कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, ताकि आपको इन टाइम जितने भी हमारे कोर्सेज़ है या जो नई वीडियोज़ है जो आप लोगों के इस मुख्तलिफ़ एग्ज़ाम के लिए बड़ी यूज़फुल होती है तो वो आपको मिल सके। अल्लाह हाफ़िज़।